हेलो 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 दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो वेरी गुड आफ्टरनून सबको। तो टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर एडवांस अकाउंट्स की। हमारा इंट्रो लेक्चर है आज। फर्स्ट लेक्चर है हमारा एडवांस अकाउंट्स का। तो आज हम बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे एडवांस अकाउंट्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि हमारी क्लासेस कैसे कैसे रन होती है, हमारा टीचिंग पैटर्न क्या है, हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा एंड हमारा सिलेबस क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चैप्टर्स कौन से हैं, उनकी वेटेज कितनी रहती है एग्जाम्स में। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कि इंट्रो लेक्चर है क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक उठा के हम आज स्टार्ट करेंगे। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज़ अर्पित गोयल एंड आई हैव डन बीकॉम ऑनर्स सीए एंड एलएलबी एंड मैंने 2012 में सीए क्लियर करी थी एंड सिंस देन मैं प्रैक्टिस में हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं मेरे को प्रैक्टिस में। तो एक्टिवली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ पिछले 10 सालों से। और मेनली मेरा जो रोल रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना एंड ऑडिट करना। आर्टिकलशिप भी मेरी समवॉट इसी फील्ड में थी। तो आप मान लीजिए 10 साल नहीं, लगभग लगभग आप 13 या 14 साल का एक्सपीरियंस मान सकते हैं मेरे को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट से रिलेटेड 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। तो वही एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैं आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने की कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और मैं ये बिलीव करता हूं कि आपको मेरे से पढ़ के मतलब कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हमारा फोकस एम्फेसिस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने पे ज़्यादा रहेगा। प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएंगे। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो उन्हें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और वो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना जान जाते हैं, रट्टा लगा के किसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में कभी भी इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देता है, कुछ ट्रिक प्ले कर देता है, तो आप वहाँ पे अटक जाते हैं, आप वहाँ पे फंस जाते हैं अगर आप रट्टा लगा के गए हैं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने के केपेबल होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो वो हमारा मेन फोकस रहने वाला है इन क्लासेस में कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रॉपरली मिले। तो बिलीव कीजिए कि मैं जब आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आपको घोट के पिला दूंगा, आपको बिल्कुल नस नस में आपके कॉन्सेप्ट्स वो दौड़ रहे होंगे। तो ये मान के चलिए। और अगर आप इतने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पेपर देंगे तो आपको मार्क्स बहुत इजीली बहुत अच्छे आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये बात हुई मेरे बारे में। आगे बात करते हैं कि हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। हमारी बेसिकली एडवांस अकाउंट्स की अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स की क्लासेस होंगी। 150 आवर्स के हमारे लेक्चर रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली। और हमारा हिंदी और इंग्लिश मिक्स में हमारी क्लासेस चलेंगी। तो मोस्टली हिंदी रहेगा। तो जो बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ कमज़ोर है, जो जो इंग्लिश को प्रॉपरली अगर नहीं समझ पाते, तो हमारा बेसिकली हिंदी ही रहने वाला है, हिंदी में ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो उस चीज़ की आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। फिर अब बात करते हैं कि हमारे पास क्लासेस कैसे कैसे होंगी, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप चाहें तो आप फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। जब हमारी फेस टू फेस क्लासेस चल रही होंगी तो वही आपको रियल टाइम बेसिस पे आप वो क्लासेस देख पाएंगे। तो वो ऑनलाइन लाइव वाला ऑप्शन है। एंड साथ ही में रिकॉर्डेड क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके साथ। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी विद अनलिमिटेड व्यूज। जी हाँ, बिल्कुल अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप कितनी भी बार वो क्लासेस देख सकते हैं। जब तक आपका अटेम्प्ट है तब तक आपको बिल्कुल अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। तो आप मार्केट में कोई भी आपको अनलिमिटेड व्यूज के साथ क्लासेस नहीं देगा, रिकॉर्डिंग्स नहीं देगा। पर हम आपको हम मानते हैं कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बच्चों को जितनी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा सकते हैं उतनी देनी चाहिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। मल्टीपल टाइम्स कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको वीक लगते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उनको कई बार क्लासेस देखने की जरूरत पड़ती है। तो अगर व्यूज हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हैम्पर होती है। तो उस चीज को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने अनलिमिटेड व्यूज का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया है।
फेस टू फेस क्लासेस हमारी गाजियाबाद में हो रही हैं, तो फेस टू फेस क्लासेस जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो फेस टू फेस क्लासेस गाजियाबाद में आके हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप फैकल्टी के सामने बैठ के आप क्लासेस देखेंगे तो आप रियल टाइम पे आप सामने के सामने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज हैंड टू हैंड रिजॉल्व की जाएंगी वहीं पे। तो फेस टू फेस का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड साथ ही जो बच्चे फेस टू फेस लेंगे या फिर ऑनलाइन लाइव लेंगे हमारे साथ, उनको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए अगर आप किसी भी वजह से आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या आप नहीं देख पाते, आपका कोई एग्जाम है, आपका बीकॉम का एग्जाम है, या आप बीमार हैं या बारिश है या कुछ भी है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, आपको वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। साथ ही और क्या मिलेगा आपको, आपको 2 कलरफुल बुक्स मिलेंगी हमारी तरफ से, एडवांस अकाउंट्स की 2 कलरफुल बुक्स मिलेंगी जिसमें सारे के सारे कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं। ये बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगी, आपको सॉफ्ट कॉपी में ये बुक्स अवेलेबल होंगी। अगर आप हार्ड कॉपीज परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप हार्ड कॉपीज अलग से परचेज कर सकते हैं, बट हमारी तरफ से रजिस्ट्रेशन के साथ में जो आपको बुक्स मिलेंगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में यानी सॉफ्ट कॉपी में आपको कलरफुल बुक्स मिलेंगी। अब मैं आपको एक बार बुक्स का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि बुक्स कैसे दिखती हैं हमारी। तो ये हमारी बुक्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कलरफुल बुक्स हैं हमारी। इस तरह की आपको बुक्स मिलेंगी जिसमें हमने आपका 100% स्टडी मटेरियल, पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी जो इंस्टीट्यूट निकालता है, ये सारी चीज़ें हमने 100% हमारी कवर्ड है इस बुक में। तो आपको खाली एक ही बुक पे फोकस करना है, आपको और कहीं पे ध्यान नहीं लगाना है, आपको खाली ये हमारी जो किताब है आप इसे ढंग से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आप मान के चलिए कि हमने 100% इसमें स्टडी मटेरियल कवर कर दिया, आरटीपी कवर कर दिया, एमटीपी कर दिया, पास अटेम्प्ट के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं विद सॉल्यूशंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो आप मान के चलिए कि हमारा मिनिमम हमारा मान के चलिए कि आप 90% हमारा जो पेपर है आपका जो अकाउंट्स का आएगा वो हमारी बुक में कवर्ड होगा। मतलब ये हमारी गारंटी है कि 90% इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, 90% का पेपर आपका इसी किताब से आना है। तो आप अगर ये किताब ढंग से प्रैक्टिस करके जाते हैं, अगर अच्छे से आप रिवाइज करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, इस बुक को आप 2 बार 3 बार लिख के क्वेश्चंस अपने हाथों से क्वेश्चंस करके अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो 90% का पेपर आपको क्वेश्चंस वो दिखेंगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, सर ने कराया था, ये क्वेश्चन मैंने घर पे प्रैक्टिस किया था ये क्वेश्चन। तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी जब आप वो एग्जाम देंगे कि ये क्वेश्चन तो मेरा करा हुआ है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप पेपर बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। 90% पेपर जब आपका कवरेज ऑलरेडी आपकी बुक से होगी तो, और मिनिमम 90% है, आने को पेपर ज्यादा भी आता है पर 90 मार्क्स का 90% पेपर आपका इस बुक से आएगा ही आएगा, ये हमारी गारंटी है। फिर आगे बात करते हैं, ये हमारी बात हुई बुक की। फिर साथ ही में आपको हम चैप्टर वाइज, जब जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच, हम आपको चैप्टर वाइज लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे कि आप जब रिवीजन करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, आपके पास एक लिस्ट होगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करेंगे उस बेसिस पे कि जिसमें आपकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट की कवरेज हो जाए, कि आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस को करके आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, मतलब विद मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट आप उसमें हासिल कर पाए, कि 2 या 3 क्वेश्चंस पर चैप्टर या 4 क्वेश्चंस पर चैप्टर ऐसे हम निकालेंगे कि वो 4 क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपका 80% या फिर मतलब जितना मैक्सिमम उसमें कॉन्सेप्ट कवरेज होगी वो कवर हो जाए आपका उन क्वेश्चंस को करके। तो उसका 2 बेनिफिट हुए, एक तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, दूसरा आपको आंसर राइटिंग की जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में। बट ये लिस्ट आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच ही मिलेगी, बिकॉज पहले तो हमारा फोकस, मेरा ये मानना है कि आपको सारे क्वेश्चंस पहले 1 या 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सारे क्वेश्चंस आप एक बार करें। बिकॉज अगर आप खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करते रह जाएंगे तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपकी एग्जाम की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हम कहते हैं या फिर सोल्यूशन लिख के करने की जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको पहले 1 या 2 रिवीजन तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जब आप फर्दर रिवीजन में आगे जाते हैं, आपको एग्जाम से 1 दिन पहले या 1 महीना पहले आप एग्जाम से आपको अगर रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन आपको एक करना है, तो आप खाली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक एडिक्वेट रिवीजन के बाद आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज आप जब तक सारे क्वेश्चंस एक बार अपने हाथ से नहीं निकालेंगे
आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जाम में एकदम से सॉल्यूशन कर पाना, बिकॉज बच्चे अटक जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन अभी आपने अगर एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप सॉल्यूशन लिखते लिखते अटक जाएंगे। तो आप ये चीज़ फील करेंगे, ये हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। ये एक फैक्टर है जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में एंड एक फील्ड में जहाँ पे बच्चा क्लियर नहीं कर पाता, उसमें जो डिफरेंस है वो प्रैक्टिस का ही है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में प्रैक्टिस का बहुत मेन रोल है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हैं। मिनिमम 2 रिवीजन, हम कहते हैं कि मिनिमम 2 रिवीजन तो आपको करनी है। आइडियली आपको 3 करने चाहिए, पर 3 अगर नहीं भी हो पाते तो 2 रिवीजन तो अपार्ट फ्रॉम क्लास आपको मिनिमम 2 रिवीजन आपको लिख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बात हुई हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एंड साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करेंगे टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कवर होते चले जाएंगे, जैसे एक चैप्टर कवर हो गया, 2 चैप्टर कवर हो गए, फिर हम उन 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके आपकी एक टेस्ट बनाएंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। उसमें आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, आपको अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ मेरी ये कमी रही है, या फिर मेरी राइटिंग स्पीड फास्ट नहीं है, कि मैं अपना अलॉटेड टाइम में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये सारे वीक पॉइंट जब आपको पता चलेंगे, आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, तो फिर हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। आपके साथ हम मेहनत करेंगे, आप और मैं बैठ के मेहनत करेंगे कि क्या कमी रही है, जो डाउट्स आएंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रहेगा टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में जैसे हम फर्दर सिलेबस में बढ़ेंगे, हाफ वे थ्रू जब हम सिलेबस में पहुंच जाएंगे, तो उतने हाफ वे सिलेबस का हम एक क्यूमुलेटिव कंबाइंड एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे कि आपका जो पूरा आधा सिलेबस हो गया है वो आपको कितना अच्छा रिवाइज्ड है, आपको कितना अच्छे से याद है। तो ये टेस्ट से ये फायदा होगा कि आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को। जब आप टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि बाय द एंड ऑफ द क्लास आपके 1 या 2 रिवीजन तो ड्यूरिंग द क्लासेस ही हो जाएंगे। एक बार तो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया, फिर उसके बाद में हम आपके मल्टीपल टेस्ट लेंगे, तो तब आप रिवाइज करेंगे, तो आपके 1 या 2 रिवीजन तो क्लास के साथ ही हो जाएंगे। पर उसके बाद आपको एक रिवीजन या 2 रिवीजन आप फर्दर और करेंगे क्लासेस के बाद में, देन यू विल बी गुड टू गो फॉर द एग्जाम। आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारी बात हुई आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में। एंड साथ ही अगर आप क्लासेस, अगर आप ऑनलाइन लाइव ले रहे हैं क्लासेस, या फिर आप फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं और आप घर पे रिवाइज कर रहे हैं, आपको कोई डाउट आता है, कुछ क्वेरी आती है, तो आपको लाइव इंटरेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। फैकल्टीज के साथ में आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड आपको विद इन 24 आवर्स उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको वो क्वेरी आपकी सॉल्व करी जाएगी। विद इन 24 आवर्स ही हो पाएगा। आप मतलब हम आपको ये कमिटमेंट नहीं कर सकते कि आपको इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको तुरंत की तुरंत उसका जवाब मिलेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम आपको तुरंत जवाब दे पाए। बट हाँ, विद इन 24 आवर्स ये हमारा कमिटमेंट है आपको कि विद इन 24 आवर्स हम आपको उस क्वेरी का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बात हुई हमारा आपको क्या क्या हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने टीचिंग पैटर्न की कि मेरा टीचिंग पैटर्न क्या रहने वाला है क्लास में। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस मेन रहेगा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने पे। कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो दिमाग में, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, मतलब जो भी एक्चुअल में प्रैक्टिस में या रियल लाइफ में जैसे चीज़ें होती हैं उनको यूज करते हुए आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कराया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, सो दैट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बैठ जाए। विद एग्जांपल्स आपको हम इसी विद एग्जांपल जब चीज़ें समझाई जाती हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराएंगे। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ट्रिक हो जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट कुछ ट्रिकी पार्ट दे देता है, कुछ ट्विस्ट कर देता है, कुछ फैक्ट्स को, कुछ इंफॉर्मेशन को, तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपको हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब आप वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाते हैं तो वो ही एक वहां पे आपका वो डिफरेंशिएट करता है एक 90+ स्टूडेंट में एंड नॉर्मली जो पास हो जाता है बच्चा 50 मार्क्स लाके 60 मार्क्स लाके, 60 और 90 के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का फर्क है, डिफरेंस है। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, एडिक्वेट प्रैक्टिस होती है, तो आप 90+ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 90+ स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है अकाउंट्स में पहले कभी मार्क्स इतने आए नहीं है, अकाउंट्स में इतने मार्क्स पहले भी आए हुए हैं। और ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि आप 90+ स्कोर
नहीं कर सकते। मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे एडिक्वेटली, जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उसे क्लास में अटेंटिवली सुनेंगे, समझेंगे और एडिक्वेटली जिस हिसाब से हम बता रहे हैं आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपरली आप टेस्ट सीरीज देंगे, होमवर्क करेंगे, तो आप 90 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में। अब मैं अपने बच्चों के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे बच्चे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये बात हुई हमारी टीचिंग स्टाइल की। आपको हम क्लास नोट्स लिखवाएंगे, क्लास नोट्स हम कलरफुल पेन्स यूज करेंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप एक 2 रजिस्टर खरीदिए एंड मल्टीपल कलर्स के पेन ले लीजिए। आप ब्लैक ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, रेड ले लीजिए, क्योंकि ये कलर्स के पेन हम यूज करने वाले हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करने में। और कलरफुल हम इसीलिए बना रहे हैं नोट्स सो दैट आपको रिवीजन के टाइम पे मोनोटोनस ना हो, आपको बोरिंग ना लगे। एंड मोर ओवर, जब आप कलरफुल पेन से अपने जो कीवर्ड्स हैं वो लिखते हैं तो रिवीजन करने में बहुत इजीली आपको रिवाइज हो जाता है। आप कीवर्ड जल्दी जल्दी हाईलाइटेड जो कीवर्ड्स हैं आप वो देख के आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो जाता है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बहुत लेस टाइम में आप रिवीजन कर पाते हैं। एंड साथ ही हम अपने क्लास नोट्स में फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे सो दैट आपको रिवीजन में हेल्प करे। तो ये हमारी नोट्स की बात रही। फिर उसके बाद में आपको जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको एक समरी प्रोवाइड कराई जाएगी। हम हर चैप्टर के एंड में आपको एक समरी प्रोवाइड कराएंगे। तो वही रीज़न है कि आपको रिवीजन में हेल्प करे। फिर जब जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे क्लास में। आपको कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क में देंगे, होमवर्क की जो क्वेरीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें हुई होमवर्क की। फिर उसके बाद में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर के बाद में हम एक शॉर्ट रिवीजन क्लास लेंगे जिसमें हम आपका सारा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से एक फास्ट वे में एक जल्दी से हम आपको रिवाइज करवाएंगे कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। एंड कुछ एक आधा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो बात रही हमारे क्विक रिवीजन की। इसमें रिवीजन क्लास आप ऐसे समझिए कि रिवीजन कम असेसमेंट क्लास रहेगी। ये मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा भी कि आप मेरे को जवाब दीजिए। ये 2 वे कम्युनिकेशन क्लास रहेगी। मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेरे को बताइए कि आपने क्या समझा है, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आंसर्स करूंगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप डांट भी खाएंगे मेरे से। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ रिवीजन क्लास में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। मोटिव यही है रिवीजन क्लासेस का कि आपको एक तो कॉन्सेप्ट फटाफट से एक बार रिवाइज कराते हैं, दूसरा आप भी घर जाके पढ़ाई करें। रिवीजन क्लासेस का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो घर जाके रिवाइज करे, टेस्ट दे प्रॉपरली, सो दैट वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, उसको आगे जाके दिक्कत ना है। तो रिवीजन क्लासेस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो यही है कि हाँ 2 वे कम्युनिकेशन रहने वाला है। हम असेसमेंट भी करेंगे कि आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा केयरलेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे या अटेंटिव हैं। ये चीज़ भी हम असेस करेंगे आपके साथ। बट आपको हम रिवीजन क्लासेस हर चैप्टर के एंड में आपके साथ लेंगे, कराएंगे। फिर साथ ही मैंने बात करी रेगुलर टेस्ट सीरीज अब आपकी कंडक्ट करवाएंगे। एंड जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा अकाउंट्स की क्लासेस, एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में टुवर्ड्स द जब आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा होता है तो इंस्टीट्यूट लेटेस्ट आरटीपी निकालता है एग्जाम से। वो 1 महीना 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वो आरटीपी आती है। तो वो आरटीपी में जो क्वेश्चंस हैं, जो भी नए क्वेश्चंस आए हैं, कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वो हम आपको कवर कराएंगे। वो उसकी एक सेपरेट क्लास लेंगे हम आपके साथ में, जिसमें हम पूरा आरटीपी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे, ऐसा लगेगा कि सर ने तो ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, ये तो ऑलरेडी हमारी बुक में है, तो ये तो दोबारा आया है। या फिर XYZ कोई नया कॉन्सेप्ट आया है तो वो हम आपको बताएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा, वो मैं समझाऊंगा आपको। बिकॉज जो लेटेस्ट आरटीपी होती है उसमें से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के एग्जाम में वो क्वेश्चन में वो आए आरटीपी में से, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है कि जो आरटीपी में क्वेश्चन है वो इंस्टीट्यूट कई बार एज इट इज उठा के एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसीलिए आरटीपी जो हमारी होगी उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास आपके साथ कंडक्ट करेंगे। एक सेपरेट क्लास लूंगा मैं आपके साथ जिसमें मैं आपको आरटीपी डिस्कस करूंगा। तो ब्रीफ वे में ये हमारा बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारा टीचिंग पैटर्न क्या है, क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या है। अब आगे बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी अब बच्चे जानते होंगे ऑलरेडी, बट फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ कि अकाउंट्स के 2 पेपर हैं आपके सीए इंटर में। एक ग्रुप 1 में है पेपर 1 एंड एक ग्रुप 2 में है एडवांस अकाउंट्स पेपर नंबर 5। तो एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस हैं ये। तो दोनों के दोनों 100 मार्क्स के पेपर हैं, दोनों 100 मार्क्स ईच का पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि
आउट ऑफ 800 मार्क्स जो सीए इंटर टोटल 800 मार्क्स का जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसमें से 200 मार्क्स सिर्फ अकाउंट्स के हैं। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ने कितनी इंपॉर्टेंस दी है अकाउंट्स को। इंस्टीट्यूट समझता है, मानता है कि अकाउंट्स की एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल जब आप सीए बनते हैं, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, मतलब अकाउंट सीएस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो अकाउंट्स एक लैंग्वेज ही है, मतलब आप उनको हर चीज में अकाउंट्स का यूजेज है। तो यही इंपॉर्टेंस को इंस्टीट्यूट ने समझा है और इसीलिए उसके 2 पेपर रखे हैं सीए इंटर में, और 200 मार्क्स की वेटेज है। लगभग लगभग 25% आपका अकाउंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल सीए इंटर का। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अकाउंट्स के पेपर को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, आप उससे घबराइएगा नहीं, घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। आप जब अकाउंट्स पढ़ेंगे मेरे साथ, आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप एग्जाम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हम एग्जाम्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे, प्रोसीड करेंगे बैच में। तो आप देखेंगे कि अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं है, अकाउंट्स बहुत ईजी है। मेरे से आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो पेपर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस, आप अकाउंट्स को लाइटली भी नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आपने अकाउंट्स को लाइटली लिया तो आपके मार्क्स अगर अकाउंट्स में कम रह गए तो आप एक ग्रुप, मतलब पूरा ग्रुप आप क्लियर करने से अटक सकते हैं, या आपके मार्क्स कम रह सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो पर लेकिन फ्लिप साइड ये है कि अगर आप अकाउंट्स को अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो आपको पूरा ग्रुप संभाल सकता है। पूरा ग्रुप संभालने का इन द सेंस कि अगर आप उसमें 60 70 80 मार्क्स स्कोर करते हैं, तो अगर आपके एक किसी भी रीजन से आपका कोई एक पेपर अच्छा नहीं गया या थोड़ा सा खराब हो गया, तो अगर आपके उसमें जो मार्क्स कम आएंगे, वो अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स का जो आपका एग्जाम है, वो कॉम्पनसेट कर देता है, वो कॉम्पनसेट कर देगा उस ग्रुप को, तो वो पूरे ग्रुप को संभालने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये अकाउंट्स एक ईजी सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा मेहनत मांगता है, आपसे प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और ये आपको पूरे ग्रुप के लिए बहुत हेल्प रहेगा, पूरे सीए इंटर के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप अकाउंट्स को ढंग से पढ़ते हैं तो ये बात रही हमारी अकाउंट्स के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा इंट्रो क्लास का सारा डिस्कशन हुआ। अब हम बात करते हैं एडवांस अकाउंट्स की। हमारी फर्स्ट क्लास है एडवांस अकाउंट्स की, तो भगवान का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं आज एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस से। सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है एडवांस अकाउंट्स का। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस एडवांस अकाउंट्स, तो एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में हमारे पास प्राइमरीली हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स हैं, एंड सेकेंड पार्ट जिसमें हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें हमारी 2 कैटेगरी आती हैं। एक आ गया हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, पहला हमारा हो गया डिसोल्यूशन, सेकंड अमेलगमेशन। सब बच्चे नोट कर लीजिए ये सिलेबस, जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, साथ के साथ नोट करते चलिए। अमेलगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप पर। सेकंड हमारा आता है ईसॉप्स, विच इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सेकंड चैप्टर। थर्ड वन इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। फोर्थ वन इज
amalgamation of companies. Fifth one is internal reconstruction. Sixth one is liquidation of companies. Seventh is financial statements of banking company. एट्थ हमारा आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी. And ninth one and the last one is consolidated financial statement. ये हमारे बेसिकली चैप्टर हुए. 9 चैप्टर्स हैं. पार्टनरशिप अकाउंट, डिसोल्यूशन, amalgamation, conversion and sale of partnership firm, employee stock option plans, buyback of securities and equity shares, amalgamation of companies, internal reconstruction, liquidation of companies, financial statements of banking companies, non-banking financial companies and consolidated financial statements. ये हमारे प्राइमरीली 9 चैप्टर्स हैं. एंड अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. सबसे पहले हमारा आता है AS4 contingencies and events occurring after the date. ये हमारा हुआ AS4. Then comes AS5, net profit or loss prior period items. And change in accounting policies. ये हमारा हुआ AS5 सेकेंड AS. फिर इसके बाद में हमारा आता है AS7 which is construction contracts. Construction contracts. Then the fourth one is AS9, revenue recognition. Fifth accounting standard is AS14, accounting for commission. Sixth one is AS17, segment reporting. Seventh is AS18, related party disclosures. Eighth is AS19. This ninth one is AS20, PS per earning per share.
10th one is AS22 accounting for taxes on income. 11, oh, serial number 11 AS24 discontinuing of operations. फिर हम बात करते हैं 12th AS which is AS26 intangible assets. The last one is AS29 is provisions contingent assets and liability. तो ये हमारे 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एंड 9 चैप्टर्स हैं. ये हमारा पूरा सिलेबस है. ये पूरा हमारा सिलेबस है एडवांस अकाउंट्स का. ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्लास में. एक एक टॉपिक कवर कराएंगे हम आपको क्लास में. यहाँ पे जो हमारा AS14 है, जो हमारा AS14 है, ये हमारे जो अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज है दैट इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14. तो जब हम अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे तो साथ के साथ हमारा AS14 भी कवर होगा. तो ये हमारे पूरा सिलेबस हुआ. ये हम सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराएंगे, आपके साथ कवर करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे. तो बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. तो और बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है. तो ये हमारा सिलेबस हुआ एडवांस अकाउंट्स का. आगे बात करते हैं कि वेटेज क्या रहती है, इन चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज रही है पिछले लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में. पिछले 10 अटेम्प्ट में किस किस तरह से कितने कितने मार्क्स के चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. रफली 25 to 30 मार्क्स का पेपर इसमें से आता ही आता है हर पेपर में. तो आप देख सकते हैं कि 30 मार्क्स 27.2 का लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में एवरेज है. दिस हैज़ अपीयर्ड 10 out of 10 टाइम्स. हर बार ये क्वेश्चन में पूछा ही गया है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सिलेबस का, तो उसे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे. फिर उसके बाद में बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ये 8 out of 10 टाइम्स आया है हमारे पिछले 10 अटेम्प्ट्स में से, एंड ऑन एन एवरेज 5 से 10 नंबर का ये आता है. तो एवरेज इसका वेटेज 6.8 मार्क्स का है. तो आप 5 to 10 मार्क्स का यहाँ से हमारा कवर होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से. फिर उसके बाद में आता है अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स. ये भी हमारा 8 out of 10 टाइम्स आया है पिछले 10 अटेम्प्ट में से, और इसका भी वेटेज लगभग 10 से 15 मार्क्स का वेटेज रहता है. इसका एवरेज वेटेज इसका 10 से 15 मार्क्स का रहता है पिछले 10 अटेम्प्ट का अगर हम देखें तो पिछले 10 अटेम्प्ट में से 12 नंबर का इसमें एवरेज पेपर आया है. तो 10 to 15 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले चैप्टर में से. फिर बात करते हैं ईसॉप्स की. ईसॉप्स भी हमारा 8 out of 10 टाइम्स पिछले 10 अटेम्प्ट में पूछा गया है, एंड ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर आना. ये एक्सपेक्टेशंस है, आप ये मत समझिए कि इसमें से इतने मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा. इंस्टीट्यूट के पास पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो कोई सा भी चैप्टर पिछले 10 अटेम्प्ट से वो पूछ रहा है वो ना पूछे, और ऐसे किसी ऐसे टॉपिक में से पूछ ले जिसके क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछे, या फिर वेटेज चेंज कर दे. तो ये एक मतलब एक आइडिया देने के लिए है. आप इसे एक पत्थर की लकीर ना समझ लें कि इतने ही मार्क्स का पेपर इसमें से आने वाला है. आपको सारे चैप्टर्स उतनी ही डेडिकेशन के साथ, उतने ही फोकस के साथ करने हैं. बस ये एक रफ आइडिया देने के लिए है कि हाँ हमारे पास क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है पिछले 10 अटेम्प्ट्स का. यूजुअली ये एक आइडिया देने के लिए मैंने आप ये इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ पे. तो बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं. ये भी 8 out of 10 टाइम्स आया है, एंड लगभग 10 मार्क्स का पेपर इसमें से आया है पिछले 10 अटेम्प्ट्स में से. एंड साथ ही बात करें अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोर्स का. ये 8 out of 10 टाइम्स पूछा गया है, एंड लगभग 15 मार्क्स का पेपर इसमें से आपके पास आएगा ही आएगा लगभग. एंड आगे बात करते हैं
अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, इसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है जो हमने सिलेबस में लिखवाया था। ये हमारा 3 बार आया है पिछले 10 अटेम्प्ट्स में से, एंड इसकी वेटेज लगभग 5 मार्क्स की है। तो ये बात हुई हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। फिर आगे बात करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। दिस हैज अपीयर्ड 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इन लास्ट 10 अटेम्प्ट्स। 9 बार आया है पिछले 10 अटेम्प्ट में से, एंड 5 to 10 मार्क्स का आप इसमें से इसकी एवरेज वेटेज रही है पिछले 10 अटेम्प्ट में। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ये हर बार आया है 10 अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आया है। तो लगभग 10 मार्क्स का पेपर आप इसमें से ऑन एन एवरेज आया है पिछले 10 अटेम्प्ट में। एंड फिर बात करते हैं एनबीएफसीज की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये हमारे पास 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आया है इन पास्ट 10 अटेम्प्ट्स। तो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये आया है, एंड ऑन एन एवरेज इसकी 5 मार्क्स की वेटेज है। फिर लास्ट बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। ये 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आया है हमारे लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में, एंड लगभग 15 मार्क्स का आप इसमें से वेटेज मान सकते हैं कि लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा तो 20 नंबर का भी गया है, 15 का भी, 10 का भी, पर आप 15 मार्क्स का ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा स्ट्रक्चर क्या रहा है, एवरेज क्या रहा है, हमारे पिछले 10 अटेम्प्ट्स का पैटर्न क्या रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक हम आपके साथ में आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये टॉपिक हम आपके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। रिकंस्ट्रक्शन किस चीज को कहते हैं। इसमें 2 वर्ड्स है, इंटरनल और रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले हम बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल साथ में जोड़ के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है उस पर हम रीच करेंगे। पहले हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। तो रिकंस्ट्रक्शन का लिटरल मीनिंग जो है कि रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग और रिक्रिएटिंग समथिंग विच इज डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई ऐसी चीज की जो आपकी डैमेज हो गई हो और आप उसे दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं, आप दोबारा से बना रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कोई चीज डैमेज हो गई है, कोई चीज खराब हो गई है और आप उसे सुधार के, उसे ठीक करके, उसे दोबारा बना के उसे ठीक कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो कंपनीज के केस में रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंपनीज के केस में रिकंस्ट्रक्शन आप मान के चलिए कंपनी डैमेज कैसे होगी। आप सोचिए, आप कंपनी डैमेज कैसे होती है। कंपनी का डैमेज होने का क्या साइन हो सकता है। जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि कंपनी डैमेज हो गई है, कंपनी की हालत खराब है। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे वीक होती है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तब वीक होगी जब उसे कॉन्स्टेंटली लॉसेज हो रहे हैं। अगर कंपनी को लॉसेज होए जा रहे हैं साल दर साल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लॉसेज करे जा रही है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है। तो मतलब कंपनी एक तरीके से डैमेज हो गई, कंपनी थोड़ा सा खराब हो गई, कंपनी की हालत खस्ता है। तो ये कंपनी की हालत सुधारने के लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं, जो कदम उठाते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी को चलाते रहे, कंपनी सरवाइव करे, उसके लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अब इंटरनल क्या होता है, इंटरनल में बताऊंगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंपनी अपने अंदर ही जो कंपनी की डे टू डे वर्किंग है, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, या कंपनी के जो एसेट्स हैं, या कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं, उसमें ही कुछ ऐसे चेंजेस करेगी कंपनी जिसकी वजह से उसकी गोइंग कंसर्न, मतलब वो कंपनी सरवाइव करे, वो कंपनी चलती रहे, उसके लिए वो ऐसे क्या कदम उठाए कि उसके असेट्स में चेंजेस हों, उसकी लाइबिलिटीज में चेंजेस हों, उसके कैपिटल में चेंजेस हों। ये सब चीजों में जब चेंजेस के डिसीजन लेती है कंपनी, और तो और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप जैसे आप बीमार हो जाते हैं, तो आपको मतलब आप में कुछ कमी आ गई, आप में कुछ वीकनेस आ गई, तो आप जब बीमार होते हैं तो आप ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आप दवाइयां खाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपका सिक होने का उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब कंपनी सिक हो जाती है, मतलब जब कंपनी बीमार हो जाती है,
कंपनी बीमार कैसे होती है? जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है, जब उसको लॉसेज होते हैं, तो कंपनी बीमार हो जाती है। तो कंपनी बीमार हो जाती है तो कंपनी कंपनी तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकती। जब कंपनी बीमार होती है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करती है, कंपनी दवाइयां खाती है, मतलब कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करती है। कंपनी के अपने रेशियोज को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कमी है। तो उन कमियों को सुधारने के लिए जो वो कदम उठाती है, वो प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो पढ़ते हैं हम पहले। तो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग, is a process of rebuilding or creating something that is damaged or destroyed। destroyed नहीं, ये लिटरल मीनिंग है डैमेज और डिस्ट्रॉयड, ये तो रिकंस्ट्रक्शन का लिटरल मीनिंग है। पर हमारे कंपनी से केस में कंपनी डैमेज हो गई है, कंपनी की पोजीशन खराब है, तो उसको जो वो कंपनी ठीक करने के लिए जो स्टेप्स ले रही है वो रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो व्हेन अ कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कंपनी को कई साल से लॉसेस हो रहे हैं, इट्स फाइनेंशियल, तो ये लॉसेस होने की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है, कंपनी की माली हालत खस्ता हो जाती है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करती है या रीऑर्गेनाइज करती है, अपने अफेयर्स जो कंपनी की डे टू डे वर्किंग है उसमें वो चेंजेस लाती है। इस तरह से चेंजेस लाती है कि वो वापस से सरवाइव कर पाए, वो कंटिन्यू कर पाए अपना रन करना। तो उस प्रकार से वो कंपनी अपने आप में चेंजेस लाती है। तो द कंपनी नीड्स टू रीस्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज इट्स अफेयर्स टू कंटिन्यू टू रिमेन गोइंग कंसर्न। कंटिन्यू टू रिमेन गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी चलती रहे, कंपनी सरवाइव करे। इस उद्देश्य से कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करती है। तो रीस्ट्रक्चरिंग में कंपनी बेसिकली करती क्या क्या है? कंपनी अपने एसेट्स रीवैल्यू करती है, अपनी लायबिलिटीज को रीअसेस करती है, अपने जो ऑलरेडी लॉसेस जो उसकी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, इतने सालों के जो एक्यूमुलेट हो गए, इतने ईयर्स के जो एक्यूमुलेट हुए हैं, उन्हें वो राइट ऑफ करती है, राइट ऑफ लॉसेस ऑलरेडी सफर्ड। और कई बार अपने शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है, पेड अप वैल्यू जो है, उसे भी रिड्यूस करती है। तो रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स। तो ये बेसिकली कंपनी स्टेप्स उठाती है अपने अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। तो बात करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चरिंग हमारी किस किस प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की हमारी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, रिकंस्ट्रक्शन होती है। एक हो गई इंटरनल और एक हो गई हमारी एक्सटर्नल। इंटरनल की मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस कर रही है ताकि वो गोइंग कंसर्न रह पाए। तो एज पर जो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, दैट इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। और जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने अंदर ऐसा कोई चेंजेस कर ही नहीं सकती जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाए। तो फिर वो क्या करती है कि एक्सटर्नली हेल्प मांगती है अपने सरवाइव करने के लिए। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो गया? हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के द्वारा गवर्नड होता है, जो कि हमारा है अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज का। तो जब कंपनी की पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जब वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से सरवाइव नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है? वो दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट कर जाती है या मर्ज कर जाती है, दूसरी कंपनी उसे एक्वायर कर लेती है। तो ये हमारा हुआ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जांपल कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, विच इज बेसिकली अमेलगमेशन विच इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो वो हम सिलेबस में आगे कवर करेंगे। पर अभी आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, विच दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नोट कर लीजिए, अगर आपको यहां तक नोट करना है, तो ये मैंने आपका बेसिकली बेस बनाया है। मैंने आपको बताया है कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है, तो वो कंपनी अपने अंदर अपने डे टू डे अफेयर्स में चेंजेस लाती है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती है, अपनी लाइबिलिटीज को रीअसेस करती है, अपने एसेट्स को रीवैल्यू करती है। और वो जो प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा अपने एसेट्स को रीवैल्यू करके उनको सही वैल्यू पे लेकर आना, अपने कैपिटल रिड्यूस करना, अपने लॉसेस राइट ऑफ करना, तो ये प्रोसेस को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए यहां तक मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हुआ, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, मतलब हमारी कंपनी बंद नहीं होती है। हमारा सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंपनी सरवाइव करे, गोइंग कंसर्न रहे। तो हमारी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, रादर कैपिटल और डेट स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ जाती है कंपनी को, शेयर होल्डर्स की, या फिर जो अपनी लायबिलिटीज है उन्हें रीअसेस करते हैं, और या फिर असेट्स है उन्हें रीवैल्यू करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली चेंजेस करती है कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट स्ट्रक्चर में, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कंपनी बैक टू नॉर्मलसी। कंपनी को वापस से नॉर्मलसी में लाने के लिए, कंपनी को वापस से नॉर्मल फंक्शनिंग पे लाने के लिए ये कंपनी जो स्टेप्स उठाती है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कंपनी रीस्ट्रक्चर कब कब होती है। तो जैसे मैंने बात करी कि आप जैसे बीमार हो जाते हैं, तो ज़्यादा बीमार होते हैं तो आप खुद डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि मैं डॉक्टर के पास चला जाता हूँ और अपनी मेडिसिन ले आता हूँ और अपने आप को ट्रीट कर लेता हूँ। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको छोटा मोटा खांसी जुकाम हो गया और आप कहते हैं, मम्मी को कहते हैं कि मम्मी मेरे को डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक दो दिन में ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे आपको मम्मी डांट लगाती है, मम्मी आपको कान पकड़ के कहती है कि चल डॉक्टर के पास चल। तो उस वो भी एक प्रोसेस हुआ आपको ट्रीटमेंट दिलाने का। उसी प्रकार सेम उसी तरीके से कंपनीज में भी, जब कंपनी सिक हो जाती है, जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है, तो कंपनी कई बार खुद से कदम उठाती है अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जो वो कंपनी खुद से स्टेप्स उठाती है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर साथ में अग्री करके जब वो स्टेप्स उठाते हैं, तो वो वॉलंटरली रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। और जब कई बार क्या होता है कि कंपनी ने जैसे लोन्स ले रखे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं और वो उन पे डिफॉल्ट कर जाती है, तो वो बैंक्स चले जाते हैं एनसीएलटी में। एनसीएलटी हमारा हुआ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो वहां पे एप्लीकेशन लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं कि फलाना फलाना XYZ में एक कंपनी है, उसने मेरे से लोन लिया है और मेरे पैसे नहीं चुका रही है, वो मेरे को पैसे दिलवाओ। तो वो एप्लीकेशन लगाते हैं एनसीएलटी के पास। तो एनसीएलटी क्या करती है कि वो देखती है कि आपका दावा कितना सही है, आपने क्या सही में लोन दिया है नहीं दिया, और आपकी कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, और ये सब चीजें चेक करके वो एप्लीकेशन अप्रूव कर लेती है या फिर रिजेक्ट कर देती है। तो अगर वो कंपनी, अगर एनसीएलटी वो एप्लीकेशन अप्रूव कर लेती है उस क्रेडिटर की जिसको पैसे मिलने हैं, जिसने कंपनी को पैसे दे रखे हैं, जिसने कंपनी को उधार दे रखा है, और कंपनी उसके रीपे नहीं कर रही है, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है उन लोन की रिपेमेंट्स पे, तो उन क्रेडिटर्स की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। फिर एक आईआरपी अपॉइंट होता है इस सिनेरियो में। आईआरपी इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक अपॉइंट होता है जो आपके जो क्लेम्स है उनको पैसे दिलवाने में आपको हेल्प करता है। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आप जब सीए बन जाएंगे तो आप भी एक सर्टेन कुछ क्वालिफिकेशंस के बाद आप भी एक आईआरपी बन सकते हैं। तो आईआरपी का बेसिकली काम यही होता है कि जो जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी है, उसको गोइंग कंसर्न रखें, क्या कंपनी में स्टेप्स ऐसे लिए जाएं कि कंपनी सरवाइव कर पाए। तो ये हमारा आईआरपी अपॉइंट होता है। एंड फिर एक आईआरपी अपनी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंट करता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होगी कि कंपनी को जिन जिन लोगों के पैसे वापस करने हैं वो सब लोग मिलके एक कमिटी बनती है, वो सब क्रेडिटर्स एक कमिटी में आते हैं। तो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है, आईआरपी सबके क्लेम्स लेता है, मतलब सब किस किस बंदे को कितने कितने पैसे लेने हैं कंपनी से। तो ये सब चीजें वो सबसे क्लेम लेता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कितने कितने अमाउंट के क्लेम्स है, कंपनी की देनदारी कितनी है और कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। ये सब चीजों को एनालाइज करके आईआरपी एक रेजोल्यूशन प्लान बनाता है कि किन किन लोगों को कितने पैसे मिल सकते हैं, कितने टाइम में मिलेंगे, किस किस प्रकार से मिलेगी। ये सब चीजें रेजोल्यूशन प्लान में लिखी होती है। फिर ये जो रेजोल्यूशन प्लान होता है कि कितने पैसे मिलेंगे, कंपनी को क्या क्या चीजें करनी चाहिए लोगों के पैसे चुकाने के लिए, कंपनी को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या क्या चीजें नीडेड है, तो ये सब चीजें आईआरपी अपने रेजोल्यूशन प्लान में लिखता है। ये रेजोल्यूशन प्लान फिर जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद ये फर्दर एनसीएलटी में जाता है ये रेजोल्यूशन प्लान। तो जब एनसीएलटी ये प्लान अप्रूव करती है तो फिर उसके बाद वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम सारे के सारे कंपनी में चेंजेस करते हैं वो हमारा
पार्ट कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद, चाहे वो कंपनी ने वॉलेंटरीली किया हो, चाहे वो एनसीएलटी के द्वारा अप्रूव होके आया हो, तो इन दोनों सिनेरियोज में जो हमारा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और उसे हम इस चैप्टर में, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं ये रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करने के। तो ये हमने बात करी, ये मैंने आपका बेस बिल्ड करा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकली होता क्या है और कैसे कैसे कंपनीज में, कैसे कंपनीज को एनसीएलटी में खींच लिया जाता है अगर वो डिफॉल्ट करती है, और कैसे कंपनीज को रीस्ट्रक्चर करवाया जाता है रेजोल्यूशन प्लान के तहत, और कई बार कंपनीज खुद से भी वॉलंटरली रीस्ट्रक्चर करा लेती है। तो ये सब चीजें हमने आपका बेस बिल्ड करा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब आगे बात करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या मेथड्स है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का। तो ये हमने बात करी अभी तक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। अब बात करते हैं कितने कितने हमारे मेथड्स हैं। हमारे प्राइमरीली 5 मेथड्स हैं, फाइव मेथड्स थ्रू विच कंपनीज अपने आप को इंटरनली रिस्ट्रक्चर करती हैं। तो नंबर 1 हमारा आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जहां पे कंपनी शेयर होल्डर्स की पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर देती है। तो ये हमारा हुआ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कई जगह सिनेरियोज ऐसे पड़ते हैं कि कंपनीज को शेयर होल्डर्स की कैपिटल पेड अप वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ती है। फिर उसके बाद सेकंड हमारा आता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जहां पे कंपनी शेयर होल्डर की शेयर कैपिटल थोड़ा सा ऑल्टर करती है, रिड्यूस नहीं करती। रिडक्शन हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। ऑल्टरेशन इज डिफरेंट देन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन में हमारी 2 सब कैटेगरीज है, जिनका पहली कैटेगरी जिसमें आती है कि सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, जहां पे कंपनीज शेयर सब डिवाइड करती है और कंसोलिडेट करती है। सेकंड हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर, वाइस वर्सा। शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना। स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, कन्वर्जन की एंट्री क्या होती है, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं कि प्राइमरीली हमारे फाइव जो मेथड्स है रिकंस्ट्रक्शन के, वो 5 मेथड्स क्या क्या होते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और यही हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, यही 5 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा आता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। देन फोर्थ वन इज सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड द फिफ्थ वन इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। फिफ्थ वन इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। तो ये बच्चे आप सब नोट कर लीजिए एक बार कि हमारे मेथड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या हुए। प्राइमरली 5 मेथड्स हुए हमारे रिकंस्ट्रक्शन के, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर एंड वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बात करेंगे सबसे पहला अपना मेथड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, इतना नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सबसे पहला मेथड की, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये सारा का सारा प्रोसीजर ले डाउन करता है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होता है और क्या प्रोसीजर रहता है, कि ये सारी बातें हमारी सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। और उस सेक्शन के तहत जो हमारे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि सेक्शन 66 के तहत जो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखती हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन द प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो जनरली रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज फॉलोड व्हेन अ कंपनी हैज बीन सफरिंग लॉसेस। हमने बात करी कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन सच अ केस रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज डन टू राइट ऑफ द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस्ट। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, ये पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज डन टू राइट ऑफ द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस्ट। जब आपको लॉसेज होते हैं तो आपके कुछ कैपिटल का जो पोर्शन है वो इरोड हो जाता है लॉसेज होने की वजह से। तो जो पोर्शन हमारा इरोड हो गया वही हम रिड्यूस करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में।
तो दिस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज सैक्रिफाइस बाय द शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अपनी कैपिटल, बिकॉज कंपनी की बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिख रहे हैं, जो कई सालों के लॉसेस हमारे पास एक्यूमुलेट हो गए हैं, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए शेयर होल्डर्स को अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये जो रिडक्शन हो रहा है कैपिटल में, उसे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, या फिर हम इसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कह सकते हैं। हम यही दो नाम यूज करने वाले हैं। जब कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, जब कंपनी को लॉसेज होते हैं, तो कई सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, कंपनी को जिंदा रखने के लिए। तो वो जो सैक्रिफाइस करते हैं, रियल लाइफ में से हेयर कट कहते हैं कि शेयर होल्डर्स को इतना % हेयर कट लेना पड़ा, या फिर क्रेडिटर्स को इतना % हेयर कट लेना पड़ा, मतलब इतना, मतलब उनको रिडक्शन लेना पड़ा, उतना सैक्रिफाइस करना पड़ा। कंपनी को, कंपनी से जो पैसे मिलने थे उसमें से इतनी अमाउंट उनकी रिड्यूस होगी, उनको इतनी ही अमाउंट मिलेगी। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए किसी को लेने थे और उसका 80% उसका रिडक्शन हेयर कट हो गया, रिडक्शन हो गया, तो मतलब 80% का 80,000 रुपीज का उसे लॉस हो गया। उसे 1 लाख रुपए के बदले में उसे खाली 20,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के पास पैसे है ही नहीं चुकाने के लिए। तो इस सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे। रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव होगा, हमको उसके अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज करनी है अपनी बस। पर मैं आपको वैसे समझाना चाह रहा हूं कि ये जो रिडक्शन होता है, इसे हेयर कट कहते हैं। ये मतलब क्रेडिटर्स का नुकसान हो गया, क्रेडिटर्स को नुकसान हुआ, उनको उतने पैसे कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को लॉसेज हुए पिछले कई सालों में। तो यहाँ पे जो ये नोट्स में लिखा हुआ है कि जनरली रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज फॉलोड व्हेन अ कंपनी सफर्ड लॉसेस, रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज डन टू राइट ऑफ द पोर्शन ऑफ कैपिटल व्हिच इज ऑलरेडी लॉस्ट। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, इन रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज डन टू राइट ऑफ द पोर्शन ऑफ कैपिटल व्हिच इज ऑलरेडी लॉस्ट। कैपिटल ऑलरेडी लॉस्ट का क्या मतलब है? कैपिटल कैसे लूज हो जाती है? आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। सपोज कीजिए कि ये ए लिमिटेड हमारी एक कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। इसकी इक्विटी की शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की इसकी करंट लायबिलिटीज है, एंड करंट एसेट्स इसके 3 लाख रुपए के हैं। तो ये हमारी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है। तो आप इसमें मेरे को बताइए कि कंपनी की नेटवर्थ क्या है, नेट असेट्स कितने हैं इसके। मैं इसमें नेट असेट्स कितने कितने रुपीस के इसके नेट असेट्स हैं। तो नेट असेट्स में कह सकता हूँ कि 3 लाख रुपीस के इसके करंट असेट्स हैं और 2 लाख रुपए की इसकी करंट लायबिलिटी है। तो 3 लाख माइनस 2 लाख में अगर कर देता हूँ, तो ये मेरे नेट असेट्स आ जाएंगे। ये मेरे नेट असेट्स आ जाएंगे, मतलब 1 लाख रुपए के हमारे नेट असेट्स हैं। कंपनी के पास नेट असेट्स 1 लाख रुपए के हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे जो 1 लाख रुपए के नेट असेट्स हैं, उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखिए कि नेट असेट्स हमारे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपए के नेट असेट्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने बिजनेस रन करना स्टार्ट किया, कंपनी को लॉसेज हो गए, तो कंपनी की बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखने लगी। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल अभी भी 1 लाख रुपए की है, जो शेयर होल्डर्स ने डाली थी। 1 लाख रुपए जो कंपनी के पास आए थे, वो अभी भी कंपनी में एज इट इज 1 लाख रुपए दिख रही है। लेकिन कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉसेज दिख रहे हैं 50,000 रुपए के। कंपनी को 50,000 रुपए के लॉसेज हो गए, और उसके करंट असेट्स हैं 2.5 लाख रुपए के, और उसकी करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए की हैं। तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे कंपनी के पास नेट असेट्स एक्चुअल में कितने के बचे हैं। कंपनी के पास नेट असेट्स कितने के हैं? कंपनी के पास नेट असेट्स 2.5 लाख माइनस 2 लाख, 50,000 रुपए के नेट असेट्स बचे हैं कंपनी के पास। कंपनी के पास जो एक्चुअल में नेट असेट्स बचे हैं, जो कंपनी की नेटवर्थ बची है, वो सिर्फ 50,000 रुपए की बची हुई है। लेकिन हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की दिख रही है? 1 लाख रुपए की दिख रही है। लेकिन जिसकी एक्चुअल में उन शेयर होल्डर्स के पास जो एक्चुअल में नेट एसेट्स बचे हुए हैं, वो खाली 50,000 रुपए के बचे हैं, जो कि पहले 1 लाख रुपए के थे। तो मतलब उनका जो नेट लॉस हो गया, वो अगर अपने शेयर्स बेचने जाए बाजार में, तो वो तो 50,000 रुपए के बिकेंगे, क्योंकि उसकी नेट वैल्यू, उसकी 50,000 रुपए की कंपनी के नेट एसेट्स बचे हैं कंपनी में। तो ये 50,000 का जो नुकसान हुआ, कंपनी को जो लॉसेज हुए, उसकी वजह से ये इनकी कैपिटल इरोड हो गई। एक तरीके से आप समझिए कि नेट एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो यही जो रिडक्शन है, यही जो हमारा जो कंपनी की कैपिटल इरोड हुई है, शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल इरोड हुई है, यही हम रिड्यूस करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाले मेथड में। कि कंपनी की जो एक्चुअल इक्विटी शेयर होल्डिंग जो बची है, रिडक्शन के बाद, लॉसेज राइट ऑफ करने के बाद जो बचेगा,
वो हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के थ्रू वो अपनी कैपिटल रिड्यूस करते हैं। ये कैपिटल का शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इस वाले हमारे प्रेजेंट एग्जांपल में शेयर होल्डर्स को 50,000 रुपए की अपनी कैपिटल का सैक्रिफाइस लेना पड़ेगा टू राइट ऑफ द लॉसेस जो कंपनी ने इतने सालों से एक्यूमुलेट करे हैं। तो ये हमारे लॉसेस हो गए। फिर उसके बाद में हमारे पास यही चीज यहाँ पे लिखी है कि नेट एसेट्स हमारे पास 50,000 रुपए के बचे हुए हैं। फिर कंपनी हमारी हमारी जो कैपिटल है वो 50,000 रुपए से इरोड हो गई कंपनी को नुकसान होने की वजह से, लॉसेज होने की वजह से। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल हैव टू सैक्रिफाइस एंड रिड्यूस देयर कैपिटल टू राइट ऑफ द लॉसेज अंडर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। शेयर होल्डर्स को 50,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, हेयर कट लेना पड़ेगा, so दैट वो कंपनी अपने लॉसेज राइट ऑफ कर पाए। तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कैसी दिखने लगेगी? शेयर कैपिटल हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से घट के 50,000 रुपए आ जाएगी और जो हमारे लॉसेज आ रहे थे 50,000 रुपए के वो हमारे निल हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको समझाया कि कंपनी की कैपिटल, शेयर होल्डर्स की कैपिटल कैसे इरोड हो जाती है लॉसेज होने की वजह से, और जो इरोजन हुआ कैपिटल में वही हम रिड्यूस करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाले मेथड से। तो ये हमने डिस्कस किया कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिडक्शन कैसे होता है, क्यों शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी को लॉसेज हुआ है तो इस वजह से शेयर होल्डर्स को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को उसका एक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो नुकसान उठाने के लिए जो हम रिडक्शन करते हैं वो सैक्रिफाइस हुआ शेयर होल्डर्स का। तो अब हमारा रिडक्शन भी किस किस वेज में हो सकता है? रिडक्शन हमारा प्राइमरीली 4 वेज से हमारा रिडक्शन हो सकता है शेयर कैपिटल का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले वेज की, सबसे पहले मेथड की। आप ये नोट कर लीजिए, पहले सब बच्चे नोट कर लीजिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाले नोट्स। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 से गवर्नड है हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये एग्जाम्पल भी नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़े। तो ये हमने बात करी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। हमने बेसिकली समझा है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो अब आगे बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किस किस तरीकों से हो सकता है। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। 4 प्राइमरीली हमारे मेथड्स हैं, 4 वेज हैं जिनके थ्रू हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है कि जहां हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप है, मतलब हमारी फाइनल कॉल आप समझ लीजिए कंपनी ने अभी नहीं मंगाई है, और जो अनपेड अमाउंट है वो कंपनी राइट ऑफ कर देती है। जो कंपनी का हक है कि रिमेनिंग अमाउंट जो अनपेड रह गई है उसे कॉल करने का, वो अपना कंपनी राइट वेव ऑफ कर देती है। कंपनी कहती है, कंपनी ऐसा कब करती है? कंपनी ऐसा तब करती है जब कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास कोई एवेन्यूज नहीं है, फ्यूचर में उनको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो कंपनीज ये डिसीजन लेती है कि जो उनके पार्टली पेड शेयर्स हैं उन्हें वो फुल्ली पे कर दे, मतलब जो उनको रिमेनिंग कॉल मंगानी थी, जो अनपेड अमाउंट थी उसे वो नहीं मंगाएंगे भविष्य में कभी भी शेयर होल्डर से। तो जो पार्टली पेड शेयर्स हैं उन्हें वो फुल्ली पे कर देती है। तो इसमें यही लिखा है कि व्हेन पार्टली पेड अप एंड अनपेड अमाउंट इज कैंसिल्ड एंड कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट, मतलब जो हमारी अनपेड अमाउंट हुई उसे कंपनी उतनी अमाउंट से रिड्यूस कर देती है शेयर होल्डर्स की कैपिटल को। तो इसमें हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी, पहले तो हम अपनी पुरानी वाली जो शेयर कैपिटल है उसे हम कैंसिल करेंगे, तो उसे हम पुरानी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और नई वाली शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री हुई शेयर कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में ऐसे जब आप एग्जाम में सॉल्यूशन लिख के आएंगे तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में आप लिखेंगे पार्टली पेड अप शेयर्स,
और उसके ब्रैकेट में आप ओल्ड फेस वैल्यू लिखेंगे, जो पुरानी फेस वैल्यू थी शेयर्स की, और आप क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल को, जिसमें आप लिखेंगे ब्रैकेट में फुल्ली पेड अप, और नई फेस वैल्यू आप शेयर्स की लिखेंगे। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पार्टली पेड अप आपने शेयर कैपिटल खत्म करी और फुल्ली पेड अप कैपिटल आपने क्रेडिट कर दी। अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, जो हमारी पेड अप कैपिटल है उतनी ही अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में रहेगी, बस हमारे पार्टली पेड शेयर्स अब फुल्ली पेड शेयर्स हो गए। तो जो हमारी पेड अप अमाउंट है उतनी अमाउंट से ही हमारी जर्नल एंट्री होगी। इसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ए लिमिटेड डिसाइडेड टू रिड्यूस 10,000, ए लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप टू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, मतलब उसका 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 10,000 कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स है और 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए की कॉल अभी कंपनी ने नहीं मंगाई है। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि 2 रुपए जो उसे अभी अनकॉल्ड है, जो अनपेड अमाउंट है, उसे वो कैंसिल कर देगी और जो 8 रुपए पेड अप है उसे ही 8 रुपीज का फुल्ली पेड अप शेयर बना देगी। मतलब कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू घटा के 8 रुपए की फेस वैल्यू कर देगी उन शेयर्स की। तो क्वेश्चन में यही लिखा है कि फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹8 ईच बाय कैंसिलिंग द अनपेड अमाउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपए पर शेयर जो हमारे को पैसे लेने थे वो कंपनी रिड्यूस कर देगी और अपने पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स बना देगी। तो इसमें हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में आएगा पार्टली पेड अप, ₹10 की हमारी फेस वैल्यू है, अकाउंट डेबिट। ये रेड में मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि ये एग्जाम में आपको लिख के आना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। अगर आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, अगर आप ये ब्रैकेट वाली चीज नहीं लिखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये वाली चीज आपको एग्जाम में हर बार लिख के आनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप, पार्टली पेड अप, फेस वैल्यू 10, अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास कितने शेयर थे, हमारे पास 10,000 शेयर थे 8 पेड अप के, तो 10,000 इंटू 8, 80,000 रुपीज की हमारे पास कैपिटल थी। फिर हमने ये इक्विटी शेयर पुरानी वाली कैपिटल कैंसिल करी है और हम नई कैपिटल इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा फुल्ली पेड अप, और हमारी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 रुपए की फेस वैल्यू का हमारा शेयर हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा 80,000 रुपीज आ जाएगा। तो नरेशन डालेंगे, बीइंग पार्टली शेयर्स टू फुल्ली पेड, पेड शेयर ऑफ ₹8 ईच। तो ये हमारी बेसिकली जर्नल एंट्री हुई, जहां पे हमने अपनी पार्टली पेड जो हमारी अमाउंट थी उसे हमने कैंसिल कर दिया और जो हमारी पार्टली पेड अप शेयर्स थे उन्हें फुल्ली पे कर लिया। तो जो हमारी अनपेड अनकॉल्ड अमाउंट थी उसे कंपनी ने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया। कंपनी ने अपनी शेयर्स की फेस वैल्यू रिड्यूस कर ली, जो 10 रुपए का शेयर था वो 8 रुपए का कर लिया और जो 2 रुपए उसने मंगाने थे वो अब नहीं मंगाएगी कंपनी। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड, जहां पे हम अपने पार्टली पेड शेयर्स पे जो अनकॉल्ड अमाउंट है उसे हम कंपनी कैंसिल कर देती है, उसे कंपनी नहीं मंगाती है, तो हमारे जो पार्टली पेड शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड हो जाते हैं। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड ऑफ कैपिटल रिडक्शन। आप नोट कर लीजिए ये आप एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का जो सेकंड मेथड है, कि सेकंड किस तरीके से कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है। सेकंड मेथड में जो कंपनी के पास एक्सेस पेड अप कैपिटल है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को वापस कर देती है। कंपनी के पास फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं और कंपनी को लगता है कि जो कैपिटल उन्होंने शेयर होल्डर से ऑलरेडी मंगा ली है वो उनको उसको प्रॉफिटेबली डिप्लॉय नहीं कर पा रही है, प्रॉफिटेबली यूज नहीं कर पा रही है, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो उसको प्रॉफिटेबली उसे कहीं पे पैसों को लगा पाए, कंपनी कहीं पे उन पैसों को ढंग से यूज कर पाए जो अच्छा प्रॉफिट हो कंपनी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। तो जब कंपनी के पास ऐसा सिनेरियो होता है तो कंपनी अपनी शेयर जो शेयर होल्डर से पैसे मंगाए हुए हैं उन्हें वो वापस कर देती है। तो इट इज डन बाय द कंपनी व्हेन इट इज अनेबल टू यूज प्रॉफिटेबली इट्स पेड अप कैपिटल। तो इस सिनेरियो में हमारी जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो रिड्यूस होती है और हम कंपनी को जो जितनी अमाउंट से हमने अपनी फेस वैल्यू रिड्यूस करी है शेयर्स की, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आई हुई है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को वापस पे कर देती है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम पहले तो अपनी ओल्ड कैपिटल अपनी कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वैसे ही ओल्ड फेस वैल्यू लिखनी है। आपको एग्जामिनर को तभी समझ में आएगा कि आपने यहाँ पे ओल्ड वाली अपनी शेयर कैपिटल कैंसिल करी है और आपने नई फेस वैल्यू की आपने शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, इशू करी है। तो आपको ये ओल्ड और न्यू ब्रैकेट में लिखकर आना है। सॉल्यूशन में आपको ये चीज लिखनी जरूरी है और आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज आप लिख के आएंगे एग्जाम में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट, आपने ओल्ड कैपिटल अपनी खत्म करी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू, ये आपने अपनी नई कैपिटल बनाई है। और टू जो रिमेनिंग अमाउंट जो हमको शेयर होल्डर्स को वापस करनी है उसे हम एक ट्रांसफर अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और सेकेंड एंट्री में हम इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हुई, ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ। तो आइए इसे समझते हैं, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक कंपनी है जिसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। उसी वाले एग्जांपल में हमने इसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में इसमें हमने वहां पे हमने अपनी अनकॉल्ड कैपिटल को वेव ऑफ किया था। यहाँ हमारा शेयर फुल्ली पेड अप है और उसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ पैसे कंपनी वापस कर रही है। तो कंपनी इज हैविंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी इज हैविंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एंड डिसाइडेड टू पे ऑफ ₹2 ऑन ईच शेयर। मतलब कंपनी ₹2 हर शेयर पे शेयर होल्डर को वापस करने का उसने डिसीजन लिया है। एंड टू मेक इट ₹8 फुल्ली पेड अप, मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो ₹10 के शेयर को ₹8 फुल्ली पेड अप बना देगी और ₹2 जो एक्स्ट्रा उनके पास है कंपनी के पास, वो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा ओल्ड फेस वैल्यू विच इज ₹10 हमारी शेयर कैपिटल थी, फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल थी। तो ₹10 का शेयर हम रिड्यूस करके ₹8 का कर रहे हैं और ₹2 हम रिटर्न कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी ₹1,00,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ₹80,000। 10,000 शेयर थे, वो हमने ₹8 का शेयर बना दिया। रिमेनिंग हमारी ₹2 की जो अमाउंट रह गई वो हमारी चली जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट इज ₹20,000। ₹2 जो हमको शेयर पे वापस करने हैं वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। रिड्यूस्ड। सेकेंड एंट्री में हम इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स ₹20,000। जो एक्सेस कैपिटल कंपनी को लगता है कि कंपनी के पास एक्सेस फंड्स हैं, कंपनी को जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इन फंड्स की, वो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिफंड कर दिए। बीइंग शेयर होल्डर्स को रिफंड कर दिया हमने ये अमाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ जब कंपनी को लगता है कि उसके पास एक्सेस कैपिटल है और वो एक्सेस कैपिटल कंपनी शेयर होल्डर्स को रिफंड करना चाहती है। तो इस तरह से भी हम अपनी शेयर कैपिटल कभी कभी रिड्यूस कर लेते हैं।
तो व्हेन एक्सेस पेड अप कैपिटल इज पेड ऑफ, देन ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ये यूजुअली कंपनी तभी करती है जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। तो ये हमारा हुआ सेकंड मेथड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। आप सब नोट कर लीजिए, ये हमारा सेकंड मेथड हुआ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने थर्ड वे की, थर्ड मेथड की, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। थर्ड हमारा क्या मेथड होता है? थर्ड में हमारा है कि व्हेन द पेड अप कैपिटल विच इज लॉस्ट, जो हमारी पेड अप कैपिटल, जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था जहां पे हमारी पेड अप कैपिटल लूज हो जाती है, लॉस हो जाती है ड्यू टू लॉसेस। तो व्हेन पेड अप कैपिटल विच इज लॉस्ट ड्यू टू लॉसेस इज कैंसिल्ड, जितनी कैपिटल हमारी लॉसेस की वजह से हमारी एरोड हो गई है, खत्म हो गई है कैपिटल, उसे जब हम कैंसिल करते हैं तो उस सिनेरियो में हमारी क्या जर्नल एंट्री होती है? इसमें खाली हमारी पेड अप वैल्यू रिड्यूस होती है, फेस वैल्यू नहीं छेड़ते हम, हमारी खाली पेड अप कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जो हमने एग्जांपल लिया था जहां पे हमारी 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी शेयर होल्डर्स की, 50,000 का लॉस होने की वजह से उनकी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गई 50,000 रुपए से, और रिमेनिंग जो उनकी बची वो 50,000 रुपीज की शेयर कैपिटल बची। तो रिड्यूस हम उतनी अमाउंट से करेंगे जितना हमारा कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस की वजह से। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, जितनी हमारी लॉस हो गई कैपिटल, जितनी हमारी इरोड हो गई, उतनी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और हम क्रेडिट करते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। मतलब ये हमारा एक ट्रांजिशनल अकाउंट होता है, एक ट्रांसफर अकाउंट होता है। जितने भी कंपनी को सारे चेंजेस होते हैं ड्यू टू रेजोल्यूशन प्लान, जो भी रिकंस्ट्रक्शन के चेंजेस होते हैं, उसमें जो भी कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोल सकते हैं इसे, आप इसे रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो कई नाम होते हैं, हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, आप भी एग्जाम में खाली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नाम यूज कर सकते हैं, या फिर आपको कैपिटल रिडक्शन नाम समझ में आए तो आप कैपिटल रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो हम ट्रांसफर इस ट्रांजिशनल अकाउंट में इसे क्रेडिट कर देते हैं, जो कंपनी को बेनिफिट हुआ, कंपनी को फायदा हुआ कैपिटल रिड्यूस होने की वजह से। शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल थी वो रिड्यूस हो गई, वो इरोड हो गई, तो जो एक्चुअल उनकी कैपिटल बची हुई थी उस पे वो लेकर आ गए अपनी कैपिटल को। तो उसके लिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं अपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हुई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की व्हेन कैपिटल इज लॉस्ट, जहां हम पेड अप कैपिटल अपनी रिड्यूस कर रहे हैं। तो एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं एक बार कि अ कंपनी हैविंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप डिसाइडेड टू रिड्यूस द पेड अप कैपिटल टू ₹5 पर शेयर। कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, और कंपनी के पास लॉसेज इतने हो गए तो कंपनी को फैसला करना पड़ा कि हम उनकी शेयर कैपिटल 10 रुपए से घटा के 5 रुपए की कर देंगे। मतलब उनकी खाली पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, फेस वैल्यू हम नहीं छेड़ रहे। तो यहाँ पे हमने पेड अप कैपिटल रिड्यूस करके 5 रुपए की कर दी, रिड्यूस इट्स पेड अप कैपिटल टू ₹5। इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमारी सिंपली यहाँ पे जर्नल एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आप इसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी कह सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी? हमारे 20,000 शेयर पे हमारे 5 रुपए रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी 20,000 शेयर्स और 5 रुपए पर शेयर पे हमारी रिड्यूस हो रही है, तो 1 लाख रुपए हमारी यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बीइंग पेड अप कैपिटल रिड्यूस्ड।
क्लियर है? ये हमारा हुआ टॉपिक कि हमारी पेड अप कैपिटल कैसे रिड्यूस हो रही है। अब सपोज कीजिए यहीं पे एग्जांपल में ये हमारा फेस वैल्यू ऑफ शेयर होती है हमारी 100 रुपीज की, और हमारी रिड्यूस होके ये हमारे को जो रिड्यूस करनी पड़ रही है वो हम सपोज कीजिए 30 रुपीज की रिड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाती दूसरे वाले सिनेरियो में, यहाँ पे हमारी 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हैं टोटल। तो हम कितना रिड्यूस कर रहे हैं, हम 30 रुपीज रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स इंटू 30 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 लाख रुपीज हमारी यहाँ पे अमाउंट आ जाती, और हमारा 6 लाख रुपीज हमारा रिडक्शन अकाउंट में आ जाता। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हुआ अपना पेड अप कैपिटल रिड्यूस करने का, कि जितनी अमाउंट से कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। इस वाले सिनेरियो में हमारे पास अगर 2 लाख रुपए की कैपिटल थी पहले, वो हम 1 लाख रुपए से घट के अब 1 लाख रुपए की बची जाएगी। हमारी पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए से रिड्यूस हो गई, हमने अपनी 5 रुपीज पर शेयर अपनी पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर दी। एंड कॉन्सिक्वेंटली इस वाले सिनेरियो में हमारे पास जो हमारी पेड अप कैपिटल है वो हमारी 20 लाख रुपीज की है। 20,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज, ये हमारी टोटल शेयर कैपिटल थी, और इसमें से हमने 6 लाख रुपए की रिड्यूस कर ली। तो हमारे पास 20,000 शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स पे हमने 30 रुपीज पर शेयर रिड्यूस कर ली। तो हमारे पास 14 लाख की कैपिटल बचेगी। आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग हमारे पास शेयर होल्डर्स की कैपिटल 20 लाख से घट के ओनली 14 लाख की रह जाएगी। तो ये हमारे पास 70 रुपीज पर शेयर बचेंगे हमारे पास आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हमने बात करी जहां पे हमारी खाली पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो रही है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ मेथड कैपिटल रिडक्शन का, जिसमें हम अपनी नॉमिनल वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस कर रहे हैं। अपनी फेस वैल्यू भी रिड्यूस कर रहे हैं शेयर्स की, और अपनी पेड अप कैपिटल भी रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू। आप याद कीजिएगा जब हमने एक्सेस कैपिटल रिटर्न करने वाली बात करी थी, तो वहां पे भी कंपनी की फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस हो रही थी, लेकिन कंपनी वो शेयर होल्डर्स को रिफंड कर रही थी, वहां पे अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर्स को वापस कर रही थी। हमारे इस वाले फोर्थ वाले केस में जो हम प्रेजेंटली डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कंपनी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू भी रिड्यूस करेगी, पेड अप कैपिटल भी रिड्यूस करेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स को कुछ रिफंड नहीं करेगी, शेयर होल्डर्स को कुछ वापस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को जो लॉसेज हुए हैं उन लॉसेस की वजह से जो उनकी कैपिटल इरोड हुई है वो कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स को कुछ भी हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली अपनी फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं अपने शेयर्स की। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू, पहले हम अपनी पुरानी कैपिटल कैंसिल करेंगे और अपनी न्यू कैपिटल विद न्यू फेस वैल्यू हम इशू करेंगे, और हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा जो कंपनी को बेनिफिट हुआ वो हमारा कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। रिफंड वाले केस में हमने एक्सेस कैपिटल जो रिफंड हो रही थी वो हमने डिफरेंशियल अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स में डाली थी और वो हमने पे कर दी थी, तो कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। कंपनी के पास जो फंड थे एक्स्ट्रा थे, कंपनी ने सिंपली वो रिटर्न कर दिए शेयर होल्डर्स को। पर हमारे इस प्रेजेंट एग्जांपल में जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, क्योंकि कंपनी ने कोई भी पैसे रिफंड नहीं करे तो कंपनी को बेनिफिट हो गया। तो ये हमारी एंट्री हुई अपनी कैपिटल रिडक्शन की, जहां पे हमारे को फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में मेजॉरिटी जो हमारे क्वेश्चंस है उसमें ये वाली चीज हम यूज करेंगे, हमारे को मेजरली यही वाली चीजें करनी, ये वाली एंट्री का हमारे को यूज होगा क्वेश्चंस में। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो जहां पे हमारी फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस हो रही है। तो ये हमारी जनरल एंट्री हुई। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन विद रिगार्ड्स टू ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को हम ए लिमिटेड के बारे में हमारे को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हमारे को गिवन है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, मतलब हमारे पास 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर से। 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। हमारे 10,000 इक्विटी शेयर है हमारे पास 100 रुपए के जो फुल्ली पेड अप, तो 10 लाख रुपीज की हमारी ये वाली शेयर कैपिटल हो गई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव करी विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शुड बी रिटर्न डाउन टू ₹70, मतलब शेयर होल्डर्स
आर टू बी रिटर्न मतलब शेयर होल्डर्स घटा के 70 रुपए के करते हैं। रिटर्न डाउन का मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड, ये हमारी शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है, हमारे को रिड्यूस करके 70 रुपए के शेयर्स बनाने। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी 100 रुपए का फुल्ली पेड अप है, उस शेयर को घटा के आपको 70 रुपीज का करना है। और सिमिलरली इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹2, मतलब 10 रुपए का इक्विटी शेयर आपको घटा के 2 रुपए का कर देना है, मतलब शेयर होल्डर्स को 8 रुपए का नुकसान होगा, कंपनी को 8 रुपए का फायदा होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री करने की प्रयास करते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप खुद से कोशिश करिए ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री बनाने की, देखिए आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, एक बार खुद से जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए एक बार, कि क्या जर्नल एंट्री बनेगी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस होने की, और क्या जर्नल एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होने की। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम अपनी जर्नल एंट्री लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करने की। तो यहाँ पे हमारा आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले अपनी ओल्ड शेयर कैपिटल हम रिड्यूस कैंसिल करेंगे, विच इज ऑफ ₹100। 100 रुपीज़ की हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी। हमारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर थे, हमारे पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर थे ऑफ ₹100 ईच। तो 10 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएगा हमारा। टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटा के हमारे को कितने रुपीज के करने हैं ये शेयर्स, हमारे को 70 रुपीज के ये शेयर्स करने हैं। हमारा 100 रुपए का शेयर घट के 70 रुपीज का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹70 ईच। 100 रुपए का शेयर घटा के हमारे को 70 रुपए का ईच शेयर बनाना है। तो ये हमारा न्यू कैपिटल जो हमारी इशू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 7 लाख रुपीज की अमाउंट। और रिमेनिंग हमारा जो बैलेंसिंग फिगर हुआ, जो कंपनी को बेनिफिट हो गया, वो हमारा चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कह सकते हैं इसे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहाँ पे हमारी आएगी अमाउंट 3 लाख रुपीज की। कंपनी को 3 लाख रुपए का फायदा हो गया। फायदा क्या होगा, इस कैपिटल की इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से हम अपने जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उन्हें राइट ऑफ करेंगे। इस अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हम फॉर द टेम्परेरी बेसिस, ऑन अ टेम्परेरी बेसिस इसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हुई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस करने की। तो यहाँ पे हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। फिर हम अपनी सेम एंट्री अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में हमारे आ जाएगी ₹10 की हमारी फेस वैल्यू थी, तो हमने पहले अपनी ओल्ड शेयर कैपिटल कैंसिल करी। हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए ईच के, तो 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी हमारे पास। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे को घटा के कितने रुपए का शेयर कर देना है, ये हमारे को 2 रुपए का शेयर करना है ये। तो 8 रुपीज का शेयर होल्डर्स को नुकसान हो गया। तो ये हमारी 2 लाख शेयर्स पे
₹2 के हिसाब से हमारी ये 4 लाख रुपए की हमारी शेयर कैपिटल बची। शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल 20 लाख रुपए की थी वो घट के अब खाली 4 लाख रुपए की रह गई है। तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर से हमारी कंपनी को क्या फायदा हो गया? कंपनी के जो बैलेंसिंग फिगर जो बेनिफिट हुआ वो जाएगा हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, विच इज 16 लाख रुपीज। इसका ब्रेकअप क्या हुआ? 2 लाख शेयर्स पे आपको 8 रुपए पर शेयर पे आपको कंपनी ने रिड्यूस करी है शेयर होल्डर्स की कैपिटल, तो कंपनी को 8 रुपए पर शेयर 2 लाख शेयर्स पे 16 लाख रुपए का रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बेनिफिट हो गया। तो ये इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। तो ये हमारी एंट्री हुई फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू, जहां पे दोनों रिड्यूस हो रही हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मेट पे, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे आपको फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो मेजरली हम सारे क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए आप, अभी तक ये हमारा 4th पॉइंट था जहां पे हमारी नॉमिनल वैल्यू और पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रही है। आप एक बार नोट कर लीजिए, ये 4th पॉइंट हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। ये हमारा इलस्ट्रेशन है। आई होप आप सबने लिख लिया होगा ये। तो ये हमारा टॉपिक हुआ, यहाँ पे हमने बात करी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस करा कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होती है, क्यों होती है। कंपनी को जब लॉसेज हो जाते हैं तो शेयर होल्डर्स की कैपिटल इरोड हो जाती है, तो वो इरोजन की वजह से शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और अपनी कैपिटल रिड्यूस करवानी पड़ती है अंडर रिकंस्ट्रक्शन प्लान। तो रीस्ट्रक्चरिंग में जो रिडक्शन होती है उसको हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहते हैं। और उसके हमारे 4 मेथड्स हमने डिस्कस करे कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 4 वेज से हो सकती है। पहला, जहां पे हमने बात करी कि कंपनी की पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और जो पार्टली पेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट, वो कंपनी कैंसिल कर देती है और जो पार्टली पेड शेयर्स हैं उन्हें फुल्ली पेड बना देती है। हमने पहले मेथड में ये डिस्कस किया था। फिर दूसरे मेथड में जो हमारे फुल्ली पेड शेयर्स हैं उनको, उसमें जो एक्सेस कैपिटल कंपनी को लगती है कि कंपनी को जरूरत नहीं है, वो एक्सेस कैपिटल कंपनी रिफंड कर देती है शेयर होल्डर्स को। तो वहां पे जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो रिड्यूस हो जाती है और पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस होती है, और जितनी से रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है कैपिटल में, वो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देती है। थर्ड हमने बात करी थी जहां पे लॉसेस होने की वजह से कंपनी खाली पेड अप कैपिटल रिड्यूस करती है, फेस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं करती है, तो ओनली एंड ओनली पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर देती है। तो वहां पे हमारी जर्नल एंट्री हुई थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कंपनी ने सिंपली पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर दी शेयर होल्डर्स की ड्यू टू द लॉसेज। जो कैपिटल उनकी इरोड हुई वो कंपनी ने उतनी कैपिटल रिड्यूस कर दी। फिर 4th वन हमने डिस्कस किया था जहां पे हमारी नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू और पेड अप कैपिटल दोनों रिड्यूस हो रही है। फिर उसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन भी किया था। तो यहाँ पे कंपनी अपनी ओल्ड कैपिटल कैंसिल करके नए शेयर्स इशू करती है विद न्यू फेस वैल्यू, और जो जितनी अमाउंट से हमारी पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो रही है वो कंपनी का बेनिफिट हो गया, वो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारा रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स के हमारे रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013 एंड एक्सटर्नल इज गवर्न बाय AS 14 विच इज अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। फिर इसके बाद में हमने बात करी थी कि कंपनी या तो वॉलंटरीली अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करा लेती है, रीस्ट्रक्चर कराती है थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं जो प्लान, उसके तहत कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर कराती है। सेकंड इज द जहां पे कंपनी वॉलंटरीली नहीं, आपको क्रेडिटर्स जो कंपनी NCLT के थ्रू
जो अपना रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कराते हैं उसके तहत जो रिस्ट्रक्चरिंग होती है, दो हमारे ये प्राइमरली मेथड्स हुए जिसके थ्रू हम रिकंस्ट्रक्शन होती है। फिर उसके बाद में हमने 5 मेथड्स बात करे थे कि ब्रॉडली हमारे 5 मेथड्स हैं। फर्स्टली हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, थर्ड वन इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, फोर्थ वन इज सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फिफ्थ वन इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। और इसमें से हमने फर्स्ट मेथड आज डिस्कस करा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। इसके ऊपर हमने इलस्ट्रेशंस भी करे हैं। तो ये प्राइमरीली हमारी आज की फर्स्ट क्लास रही जिसमें हमने आपको सारा ब्रीफ दिया है, इंट्रो दिया है, सिलेबस डिस्कस करा हमने, आपको क्लासेस बताई है, हमारे क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा और हमारी क्लासेस का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये बातें हमने आज डिस्कस करी हैं, सिलेबस डिस्कस करा है एंड थोड़ा सा अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आपको चीज़ें सब समझ में आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमारे को एक बूस्ट मिलता है कि हम और अच्छा काम करें, बच्चों को मैक्सिमम जितना हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, जितनी चीज़ें फैसिलिटीज़ लोग बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें वीडियो को। एंड जिन भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स के, तो वो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिए एंड जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, रैप अप करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, और कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन ओके, बाय बाय।